कल कितना हो गया था? गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कितना हुआ था बेटा कल? लास्ट कितना हुआ है? वैसे टॉपिक बता दो। लास्ट 42। टॉपिक अच्छा, टॉपिक सर वो पिछले क्लास का था, मतलब पिछले क्लास का, व्हेन टू बॉडीज आर अबाउट इन थर्मल कांटेक्ट। ओके ठीक है। चलो क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हो इस असाइनमेंट के? यस हो रहे हैं ओवरऑल? हाँ सर। आज हो रहे नहीं हैं? किया। यस सर। चलो ठीक है, तो लेट्स बिगिन। Before starting, let me write down your homework. You have to try all the questions. All questions. Question number 1 से 88 शायद 90 क्वेश्चंस के आसपास हैं या 88 जितने भी हो, of your assignment number 7, which is entropy वाला chapter. कल के बाद I won't be taking your doubts from entropy. Today I'm going to finish entropy. Theory part I'm going to finish today. आज भी पूछ सकते हो डाउट्स और कल भी पूछ सकते हो. From tomorrow onwards, मतलब day after tomorrow, परसों से we are going to start next chapter. You have your test on 26th, 28 सर। 28 सर। right? अच्छा 28 को आपका क्लास टेस्ट है. तो ये मान के चलो कि टेंटेटिवली बता रहा हूं, कुछ 2 या 3 तारीख के आसपास आपका नेक्स्ट क्लास टेस्ट रहेगा, जिसमें एंट्रोपी वाला चैप्टर आएगा प्लस एक चैप्टर और आएगा, मान लेते हैं अगले वाला, विच इज थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एंड मैक्सवेल. ओके, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एंड मैक्सवेल रिलेशन. 2 चैप्टर के बेसिस पे एक और क्लास टेस्ट होगा, तो वो भी 2-3 जुलाई के आसपास ही रहेगा. तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा दोनों क्लास टेस्ट की डेट, क्योंकि क्लास टेस्ट नंबर 1 थोड़ा सा आपका डिले हो गया है. चलो चलो क्योंकि आपका क्लास टेस्ट भी है, जो कि है आपका कार्नोट इंजन पे बेस्ड और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस्ड. तो ऐसा करते हैं, कार्नोट इंजन को एक बार रिवाइज करते हैं. रिविजिटिंग, दैट इज रिविजिट कार्नोट इंजन. देखते हैं किसको कितना याद है. बोलो कार्नोट इंजन क्या होता है? सर एक इंजन होता है जो हीट लेता है एक रिजर्वॉयर से, डज सम वर्क एंड फिर बाकी हीट ठीक को है, मतलब हीट पहली करता चीज है सही और बोली. दो ओके, एक चीज तो सही बोली सर, ये एक ऐसा इंजन जो 2 रिजर्वॉयर के बीच में काम करता है. एक तो हॉट रिजर्वॉयर और एक कोल्ड रिजर्वॉयर. वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस. ठीक है. हाँ, और ध्यान से सुनना तुम लोग, आंसर करने की भी कोशिश भी करना और ध्यान से सुनना है. तो हॉट रिजर्वॉयर है T1 टेम्परेचर का, कोल्ड रिजर्वॉयर है T2 टेम्परेचर का. T1 इज ग्रेटर देन T2. यस सर. ध्यान से सुनोगे ना, आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी. और जो पढ़ाऊंगा आपको लिटरली आता है. चलो, तो कार्नोट इंजन, जैसा कि आपने कहा, हम ये सब जानते हैं. वर्किंग सब्सटेंस जो है वो है आइडियल गैस. साथ में हम ये भी जानते हैं कार्नोट इंजन इज मैक्सिमम एफिशिएंट इंजन. ठीक है. हाँ पुरुषार्थ क्या बोल रहे हो? दैट इज बेस्ड ऑन रिवर्सिबल साइकिल. गुड, इट इज बेस्ड ऑन रिवर्सिबल साइकिल. बहुत बढ़िया. और वो भी रिवर्सिबल साइकिल, ऐसी वैसी कोई साइकिल नहीं, बल्कि एक खास साइकिल है. हाँ बहुत बढ़िया. बल्कि उस साइकिल की भी एक खास बात है जिसका नाम है रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल. यस, और सही बोला कि 2 तो आइसोथर्म और 2 एडियम. पहला प्रोसेस है A to B, which is isothermal expansion. रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन. एक एक करके लिखते हैं, है ना. मैं अभी और ज्यादा प्रोसेस नहीं ड्रॉ कर रहा, बाकी के प्रोसेस नहीं ड्रॉ कर रहा. पहले जो ड्रॉ किया उसी के बारे में. प्रोसेस A to B, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन. गुड.
and it is taking place at the same temperature as that of hot reservoir. And while expanding, system is doing some positive work, and it is equal to nRT1 ln of VB by VA. Trust me, मैंने इसको रटा नहीं हुआ, ये लिखते हुए ही मैंने सोच लिया इंटीग्रल PdV P equals to nRT1 by में V nRT1 ln V2 by V. Trust me, रटा नहीं है मैंने. Similar, same thing I expect from you guys. रटना नहीं है कुछ भी, समझ के लिखना. Okay, what will be delta Q in going from A to B? Since delta U in going from A W to के B बराबर will be 0, it would be equal to W, and it will be equal to nRT1 ln of VB by VA. कोई पूछे यार Q1 क्या है, तो Q1 तो अमाउंट ऑफ हीट है जो मेरे सिस्टम ने, जो मेरे वर्किंग सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया ड्यूरिंग प्रोसेस A to B. तो Q1 is nothing but it is equal to this only. So Q1 is equal to nRT1 ln of VB by VA. All these things you already know. Can you tell me something more? एंट्रोपी पढ़ने के बाद कुछ एक्स्ट्रा बता सकते हो? जैसे मैं पूछूं what is change in entropy in going from A to B? Isothermal Integral process, dQ by dQ by T. क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, लिख सकते हैं. ठीक है, कहां से कहां जा रहे हैं? A से B. A से B जाते हुए टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, T1 will come out. ओके, dq को क्या लिख सकते हो? तो फिर वही जो du plus NRT1 pdv, it can be written as du वो plus कट जाएगा pdv, T1. right? Very good. du ncv dt होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये हट गया. p की जगह लिख सकते हो nr t1 by v, t1 बाहर आके कट जाएगा, nr बचेगा, dv by में v. Initial to final, initial point is a point, final point is b point, so therefore nr ln of vb upon में. So this is change in entropy in going from A. So therefore एक नया रिजल्ट और सीख लिया हमने, नई चीज और सीखी. चेंज इन एंट्रोपी इन गोइंग फ्रॉम A to B. देखो इस पॉइंट पे क्या लिख सकते थे? चेंज इन एंट्रोपी इन गोइंग फ्रॉम A to B ऐसे लिख सकते थे, डेल्टा Q. इसको लिख सकते हैं डेल्टा Q. डेल्टा Q किसके बराबर है? प्लस Q1 के बराबर है. Q1 के बराबर. ये फर्दर किसके बराबर आ गया? nR ln of VB by. चलो, तो ये सब आप जानते हो प्रोसेस A to B के बारे. बहुत बढ़िया. Can you say something about next process? Process B to C. नाम बताओ, यही सारी चीजें डिस्कस करो. रिवर्सिबल adiabatic extension. चलो वहां लिखते हैं, ठीक है? उतने छोटे से स्पेस में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. So next process is process B to C. नाम है इसका रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन. रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ना पे पॉजिटिव काम करता है. कहां से लाएगा एनर्जी? तो ले नहीं सकता, अपनी इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे. इंटरनल एनर्जी, हाँ गुड. इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे मतलब अपनी इंटरनल एनर्जी घटाएगा, मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा. तभी तो टेम्परेचर T1 से घट करके T2 हो जाता है. चलो, so इसमें डेल्टा Q is going to be 0, वर्क डन is going to be nR T2 minus T1 ओवर में 1 माइनस गामा. ट्रस्ट मी, मैंने नहीं रटा हुआ, विश्वास करो, ठीक है? ओके, आपको भी नहीं रखना. वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम B to C will be this. डेल्टा U in going from B to C will be negative of work done. बस नेगेटिव करके लिख दोगे, ये सब आपको पता है. अब सही बोल रही है पारेशा कि चेंज इन एंट्रोपी इन गोइंग फ्रॉम B to C क्या होगा? इंटीग्रल डेल्टा Q by T. Since this is adiabatic, delta Q is 0, so therefore change in entropy is also 0. So therefore this process is also entropic. सही बोला था इसने कि reversible adiabatic processes is entropic process. Temperature of my system is decreasing from T1 to in this process. Entropy is remaining constant. चलो आगे चलो. Next process green से कर लेते हैं. Blue, black, green. Next process is C2D, and it is named as reversible isothermal compression. Okay, good. लिख लेते हैं भाई.
Q2 कितना होगा, कोई Q2 बता दे मेरे को, व्हाट विल बी Q2? NR2 ln VC by VD. हाँ, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, कोई और कुछ आंसर, NR कुछ और आंसर करना? T2 ln VC by VD. किसको लगता है कि सर Q2 यही होगा, NR T2 ln VD by VC नहीं होगा? कोई है? देखो Q2 क्या है, Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट। ये क्या है, ये है हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, बट जब आप बोलो अमाउंट, तो अमाउंट तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखो, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव? ये नेगेटिव नेगेटिव है है। सर। सो देयरफॉर जब भी Q2 पूछा जाए, अमाउंट पूछ रहे हैं, देखो उस डायग्राम में, इंजन के डायग्राम में या रेफ्रिजरेटर के डायग्राम में या हीट पंप के डायग्राम में, Q1 Q2 W तीनों ही अमाउंट है। इनकी डायरेक्शंस तो हम एरो से दिखा रहे हैं ना, यस तो सर। तीनों ही अमाउंट है। तो Q2 कोई पूछेगा तो ये नहीं लिख दोगे सीधा, इट इज इसका मोड NR T2 ln ऑफ VC by VD। ये सब तो आप जानते हैं। नई चीज क्या बता सकते हो मुझे? डेल्टा S इन गोइंग फ्रॉम C to D, बोलो ना। डेल्टा वो S इन NR गोइंग फ्रॉम C ln to D। VC by VD. हाँ, पहले ऐसे देखो, इट इज डेल्टा Q by T, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, T कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रल, ये चीज डेल्टा Q हो जाएगी। डेल्टा Q कितना है इन गोइंग फ्रॉम C to D? माइनस Q2 है क्या? माइनस Q2 है, पहले बताओ। माइनस Q2 है या नहीं? सिस्टम C से D आते हुए Q2 हीट लूज कर दे रहा है, कर रहा है या नहीं? सिस्टम C से D आते हुए, है ना? वो अलग बात है कि ये फर्दर किसके बराबर है। दिस इज फर्दर इक्वल टू NR T2 ln ऑफ VD by VC over में T2। तो दिस इज NR ln ऑफ VD by VC। बोलो यस और नो? Yes sir. ठीक है, चलो। तो ये कुछ नॉलेज है जो आप जानते हो। अच्छा, चौथा प्रोसेस हो रहा है क्या, वो और कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या हम क्या कंक्लूड कर पाए। फोर्थ प्रोसेस इज रेड प्रोसेस D2A रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। आपको पता है यार, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, डेल्टा Q 0, वर्क डन नेगेटिव, डेल्टा U पॉजिटिव, डेल्टा U पॉजिटिव तो डेल्टा T पॉजिटिव। देख भी सकते हो सिस्टम का टेम्परेचर T2 से बढ़ करके T1, और जो वर्क डन होगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, ऑपोजिट इन साइन होगा BC वाले पे। चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा? 0. 0, क्योंकि डेल्टा Q इज 0। तो इसका मतलब D2A भी मेरा इज एंट्रोपिक प्रोसेस। बहुत बढ़िया। चलो, अब मैं आपको सेम चीज 3-4 तरीकों से डिराइव करवाऊं। पहला मेथड, एफिशिएंसी निकालने का पहला मेथड। इस इंजन की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन, जो हम पुराना मेथड करते आ रहे हैं। वर्क डन ड्यूरिंग दिस साइकिल ओवर में हीट एब्जॉर्ब कितना है? हीट एब्जॉर्ब Q1 है। वर्क डन ड्यूरिंग दिस साइकिल, चारों प्रोसेस का वर्क ऐड कर दो। कौन से प्रोसेसेस का वर्क इक्वल एंड अपोजिट है? दोनों एडियाबैट्स का। ये दोनों कट जाएंगे, इन दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय Q1 करोगे, ऐसी कुछ टर्म आएगी 1 माइनस T2 बाई T1। वर्क सीधी बताओ, सीधी मेरा ln ऑफ VD बाई VC, VD बाई VC ओवर में ln ऑफ VB बाई, ऐसा कुछ आ जाएगा, याद है? ठीक है। फिर क्या बोलते थे, क्या यूज करते थे? हम कहते थे कि भाई B और C सेम एडियाबैट पे लाई कर रहे हैं, A और D सेम एडियाबैट पे लाई कर रहे हैं, और दोनों प्रोसेसेस के लिए अगर आप एडियाबैट की इक्वेशन यूज करोगे तो यू कैन अराइव एट अ रिजल्ट व्हिच सेज VB by VA का रेशियो इज इक्वल टू VC by VD। ठीक है, VC by VD। तो वहां से ये कट जाएंगे, दे विल कैंसल, एंड आपके पास आंसर आ जाएगा
ईटा, जो कि किसी प्रैक्टिकल इंजन के लिए ये होता है, जैसे ही कार्नोट हो जाता है तो ये 1 माइनस T2 बाई T1 हो जाता है। मतलब कि कार्नोट इंजन के लिए पुराने चैप्टर की नॉलेज से आपने क्या प्रूव कर दिया, Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। ये तो पुरानी नॉलेज है। अब क्या न्यू नॉलेज से कुछ कर सकते हो? चलो देखते हैं। ये बताओ, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस। चेंज इन एंट्रोपी जीरो Zero. जीरो होना चाहिए Zero. सर, अगर Zero. reversible है Zero. तो। ठीक है, सचिन पिटेगा। सचिन कह रहा है कि अगर रिवर्सिबल है तो ऐसा है क्या? अगर साइकिल इरिवर्सिबल भी है तब तो भी चेंज इन होगा सर। एंट्रोपी जीरो ही ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस जीरो ही होगा, क्योंकि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। साइकिल में कितने फंक्शन है? साइकिल में कितने प्रोसेस हैं? 4। 4. इनमें से कौन से दो तो जीरो हैं? BC और CD. एडियाबैट वाले। एबी प्रोसेस में कितना एंट्रोपी चेंज हो रहा है? Q1 by NR T1 ln VB by V. वो रख लो, एक ही बात है। ठीक है पुरुषोत्तम, उससे भी वही रिजल्ट आने वाला है। मैं वो भी हाँ रख के दिखा दूंगा। अदरवाइज मैंने क्या रखा? मैंने रखा Q1 by T1। और yes चेंज इन sir. एंट्रोपी इन तीसरा प्रोसेस कितना है? माइनस Minus Q2 by Q1 Q2 T2. by T2। किसके बराबर है? 0। तो इसका मतलब Q1 by T1 इक्वल टू Q2 by T2। इसका मतलब Q2 by Q1 इक्वल टू, T2 by T1. ये किसकी कंडीशन आ गई? कार्नोट साइकिल की कंडीशन आ गई। Carnot. इसका मतलब एफिशिएंसी क्या आ गई? एफिशिएंसी आपको पता है ये होती है। इसका मतलब कार्नोट के लिए क्या आ गई? बोलो ना, कितनी जल्दी आ गई? ये सब करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। सिर्फ एंट्रोपी का चेंज निकालो, 4 प्रोसेस में ऐड करो, गिव पुट इट इक्वल टू 0, यू गेट द इक्वेशन। समझ में आया? मेथड नंबर 2, दिस इज मेथड नंबर 2 ऑफ अराइविंग एट द सेम रिजल्ट। इसको नोट करो, मेथड नंबर 3 डिस्कस करेंगे ऑफ अराइविंग एट द सेम रिजल्ट। वाह, किया नोट? सब. कर लो, कोई जल्दी नहीं है। सर हम्म, सर आप अमाउंट वाला बोल रहे थे ना, हम तो इसको ऐसे मतलब दिमाग में सेट कर लिए हैं, सही सोचे हैं ना कि अब आउट ऑफ हीट आप अगर लॉस्ट बोलना है तो लॉस्ट बोल दिए तो ऑलरेडी नेगेटिव साइन उसमें इंक्लूड हो गया, तो फिर उसमें साइन लगाने की जरूरत नहीं है. नहीं, अमाउंट बोल दिया तो मतलब पॉजिटिव लेना है। अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, कुछ भी हो, अमाउंट मतलब पॉजिटिव। चलो आगे, 1 minute sir. करो करो, ठीक है ठीक है, मैं रुकता हूँ 2 मिनट। सर आज 6 बजे से EMT का टेस्ट है सर, तो 6 बजे तक हो जाएगा ना सर क्लास? हाँ बिल्कुल, तुम लोग कहोगे मैं अभी बंद कर देता हूँ, मेरे से शरीफ टीचर नहीं मिलेगा तुम्हें। अभी रोज है। बंद कर देता हूँ, बोलो। 6 बजे से EMT का टेस्ट है, 1 घंटे का है। Yes sir. सर 1.5 घंटे का. अच्छा, 1.5 घंटे में 20 क्वेश्चन करोगे?
1 घंटे का है सर 30 1 घंटे का है सर 1 hour 1 आवर का ही होना चाहिए क्योंकि 20 क्वेश्चंस शुड बी डन इन 1 20 नहीं सर 30 क्वेश्चन बोले थे सर आवर। पूरा इलेक्ट्रोस्टेट का है। तो मेरी क्लास से पहले कोई क्लास थी आपकी आज? no sir ठीक है, तो फ्रेश ही हो फिर तो। yes sir ऐसा तो नहीं सोच रहे ना कि 28 तारीख को टेस्ट है तो 28 तक तो बस 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। ऐसा सोचोगे तो ये 2 चैप्टर छूट जाएंगे, एंट्रोपी और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। मैंने तो पहले दिन कहा था जिस दिन मैं थर्मो पढ़ा रहा हूँ उस दिन कुछ होमवर्क अनाउंस कर रहा हूँ तो उसी दिन निपटा लो, बस दैट्स इट। अगर कोई बच्चा ऐसे चल रहा है तो उसको थर्मो में मजा आ रहा हो, yes sir ठीक है। अगर थोड़ा थोड़ा लैग करते चलोगे तो फिर पीछे छूटते चलोगे। अगर पीछे की असाइनमेंट रह भी गई हो तो भी उन्हें छोड़ो। आज का टारगेट बना लेना कि ये 7th असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे। चलो इरेज कर दूं, आगे चलूं? यस सर, यस सर। यस यस सर सर। ठीक है, ओके। देखो अब इसी को दूसरे वे में देखते हैं। अब ये सब भूल जाओ, जितना भी पढ़ा है सब भूल। चलो देखो, पहला प्रोसेस था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पहले प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी वाज दिस। मतलब पहले प्रोसेस में एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर रही थी और टेम्परेचर क्या था? Constant वो भी line. इंक्रीज। कांस्टेंट। टेम्परेचर वाज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इफ आई एम गिविंग यू अ टास्क, ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो पहले, जिसमें आपको एक साइकिल या कोई प्रोसेस आपको गिवन है ऑन सम इंडिकेटर डायग्राम, और वही प्रोसेस अगर आपको रीड्रॉ करने को बोला जाए ऑन सम अनदर इंडिकेटर डायग्राम। जैसे इफ आई आस्क यू ये कार्नोट साइकिल कैसी दिखेगी ऑन टीएस इंडिकेटर डायग्राम, तो बताओ पहला प्रोसेस कैसा दिखेगा? पहला प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 और T1 हायर टेम्परेचर, स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे पैरेलल तो पैरेलल। स्ट्रेट लाइन होगा और एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो इसलिए एरो ये होगा, तो इट विल बी दिस। ठीक है भाई, फेयर इनफ। ऐसा कुछ प्रोसेस होगा। नेक्स्ट प्रोसेस नंबर 2, ब्लैक वाला B2C। प्रोसेस नंबर 2 में एंट्रोपी सर कांस्टेंट 0 है कांस्टेंट रह रही है, और बल्कि जो आपका टेम्परेचर है वो T1 से डिक्रीज होकर के T2 पर T2 हो जाएगा। तो ब्लैक वाला प्रोसेस ऑन TS इंडिकेटर डायग्राम is going to look something like this. Okay. Next process, reversible isothermal compression. It is minus Q2 by T2, where Q2 is the amount of heat rejected reversibly and isothermal. So in this process, temperature is remaining constant and entropy is decreasing, and hence this green graph is going to look like this. Isotherm on TS indicator diagram is going to look like this. ये है isotherm at temperature T1, this is at isotherm at temperature T2. ये है मेरा reversible adiabat. Reversible adiabat is also is entropic. next process. Delta is G2A is 0, that is entropy, and temperature is increasing from T2 to
T1. T1. So therefore this process will look like this. Yes. So this is how you can redraw this cycle, this Carnot cycle, जो कि एक ऐसी दिखती थी, वो आपको दिखने लगेगी एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक की तरह on TS indicator diagram. Okay, fair enough. What else can we conclude? चलो देखते हैं. See, that was one method. ये पहला मेथड क्या था? इसी से सब कुछ निकालो, Q निकालो, Q1 निकालो, Q2 निकालो, वो वॉल्यूम के टर्म में आएगा, वॉल्यूम के रेशियो को इक्वल प्रूव करो, और फिर उससे हमने ये प्रूव किया. दैट वाज मेथड नंबर 1 पिछले चैप्टर. मेथड नंबर 2 जो मैंने आज कराया, इससे आपको क्या निकल के आ गया? फिर से आपको ये चीज निकल के आया. मेथड नंबर 3 क्या हो सकता है? देखो जरा ध्यान से. मेथड नंबर 3 में मैं आपको प्रैक्टिकल इंजन के बारे में भी बता दूं. देखो, डेल्टा एस ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस. पहले बताओ, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग एनी प्रोसेस का रिलेशन होता क्या है? इन जनरल ये रिलेशन क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होता है क्या? वेयर इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू फॉर इरिवर्सिबल, इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू फॉर रिवर्सिबल. अगर ये प्रोसेस साइक्लिक हो जाएगा तो ये लीनियर इंटीग्रल विल कन्वर्ट टू साइक्लिक इंटीग्रल. इस साइक्लिक इंटीग्रल में देखा जाए तो कितने कितने प्रोसेस हैं? 4 प्रोसेस हैं. ए से बी, बी से सी, सी टू डी, डी टू ए. डेल्टा एस साइकिल हमेशा क्या होगा? चाहे ये साइकिल रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, फर्क नहीं पड़ता. डेल्टा एस साइकिल क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव, जीरो. इट विल हमेशा भी जीरो. पॉजिटिव क्यों भाई? चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस हमेशा जीरो होगा. एंट्रोपी इज अ स्टेट वेरिएबल. ओके. ड्यूरिंग प्रोसेस बी टू सी, dq कितना है? 0. d2a, dq इज 0. यहाँ पे बताओ, ड्यूरिंग प्रोसेस a to b, टेम्परेचर इज रिमेनिंग कांस्टेंट, इट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रल. यहाँ पे भी इट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रल. ये कितना है प्रोसेस a to b के लिए? प्रोसेस a to b में सिस्टम हीट गेन कर रहा है, Q1 हीट गेन कर रहा है. यहाँ पे Q2 हीट दे रहा है, तो इट इज Q1 बाई में T1 माइनस Q2 बाई में T2 एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू. ये इक्वालिटी कब होगी? जब ये साइकिल कैसी हो? रिवर्सिबल. और इनइक्वालिटी कब होगी? जब ये साइकिल कैसी हो? इररिवर्सिबल. इस इक्वेशन को कैसे रीराइट कर सकता हूँ? Q2 बाई T2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि Q2 बाई T2, Q2 बाई Q1 is greater than equal to T2 by T1. ग्रेटर देन इक्वल टू T2 बाई T1. इसका मतलब माइनस Q2 बाई Q1 और माइनस T2 बाई T1 में फिर क्या रिलेशन है? लेस देन इक्वल टू. अच्छा, दोनों जगह 1 1 ऐड कर दो. इसका मतलब efficiency of an engine will always be lesser than equal to. इक्वल कब होगी? जब ये साइकिल कैसी हो? रिवर्सिबल. लेस देन कब होगा? जब ये साइकिल कैसी हो? Irreversible. बोलो, मजा आया? थोड़ा बहुत Yes, समझ sir. में आया? ये है कार्नोट मेथड नंबर वाला 3. प्रूफ भी हो गया सर. हो गया. ये मेथड नंबर 3. ये था मेथड नंबर 1. ये है मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 4 देखो जरा. याद करके बताओ. चलो, याद क्या करना है इसमें? पहले ये बताओ. मान लो कोई ऐसा ग्राफ हो, दिस इज x1, दिस इज x2. ये एरिया कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट कर देंगे सर. इंटीग्रल y dx इज गोइंग फ्रॉम x1 टू x2. बोलो, यही होगा? यस सर. अच्छा, सिमिलरली इसी को माइंड में रखते हुए बताओ, अगर टीएस इंडिकेटर डायग्राम पे ऐसा कुछ प्रोसेस बना दूं इनिशियल से फाइनल, तो ये एरिया क्या इंडिकेट है? हीट सर, DQ. DQ. ना या फिर ना del ना Q. ना ना del ना Q, ना ना del ना Q. ना ना ना. TDS ये करेगा. सुनो सुनो, आप सुनो, ये एरिया ये इंडिकेट करेगा. वो अलग बात है, वो रिवर्सिबल. वो अलग बात है
कि अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो हाँ तो ये फर्दर मेरा डेल्टा क्यू के बराबर होगा। अब बोलो हाँ सर। यस और नो। ठीक है हाँ, चलो, यस अब इसी को माइंड में रखते हुए मेथड नंबर 4। ओके, मेथड नंबर 4 ए से बी जाते हुए सिस्टम Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, C2D जाते हुए सिस्टम Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है। मुझे इस डायग्राम की मदद से, मान लो ये S1 हो, मान लो ये S2 हो, with the help of this diagram can you tell me what is Q1 and what is Q? देखते हैं कौन बता। सर Q1 होगा T1 S2 माइनस S1। Q1 ये रेड एरिया होगा। हाँ। ठीक है, रेड एरिया क्या होगा? T1। बहुत सही बोला, वेरी गुड। Q2 क्या होगा? T2 S1 माइनस S2। हाँ ठीक है, मैं लिख देता हूँ जो जो आपके आंसर्स आपको लग रहे हैं। अभी पुरुषार्थ ने बोला T2 S1 माइनस S2, और किसी को कुछ लग रहा है? पॉजिटिव येलो कर Q माइनस दोनों करेंगे। माइनस S1 रखेंगे सर, क्योंकि अब आप अभी चेंज कर रहे हो, amount- आप लोग कह रहे हो ये नहीं होगा। सर, अब बताओ, अमाउंट नहीं। अमाउंट की जब आप बात कर रहे हैं तो फिर उसी तरीके से एरिया लेंगे ना। बताओ बाद क्या में- होगा फिर, तुम आपस में बाद डिसाइड में- करो और बताओ। S2 बाद माइनस T2 S1 सर। S1 S2 माइनस माइनस S2 फाइनल माइनस में। हाँ तो लेकिन ठीक है, यहाँ पे सर अगर मान पॉजिटिव लो, लेंगे ना, अब सुनो, मतलब ठीक अमाउंट है नहीं पुरुषार्थ सुनो, बिल्कुल सही बोला पुरुषार्थ। देखो, अगर ये पूछा होता कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन गोइंग फ्रॉम C to D, तो आप बोलते कि अमाउंट तो एरिया है, एरिया क्या देगा? एरिया तो यही होगा T2 S2 माइनस S1, और आप अपनी मर्जी से एक नेगेटिव लगाते, ये सोचते हुए कि हीट रिजेक्ट हो रही है। यही तो करते थे हम, वर्क डन में भी तो यही करते थे, एरिया बिलो द कर्व निकाल लेते थे, नेगेटिव पॉजिटिव अपना खुद सोच के लगाते थे अगर एरिया से काम कर रहे होते। यहाँ पे मैंने क्या आपसे हीट एक्सचेंज पूछा है या सिर्फ पूछा है अमाउंट पूछा है, तो इसीलिए इट विल बी दिस। समझ में आया? मैंने सिर्फ आपसे, अगर मैंने ये पूछा होता डेल्टा क्यू C2D तो फिर आंसर यही होता। मैंने सिर्फ आपसे Q2 पूछा है। बोलो पुरुषार्थ, बाकी लोग भी समझ में आ रहा है क्या हुआ? ठीक है, अच्छा अब बताओ जल्दी से Q2 बाई Q1 का रेशियो निकालो ना जल्दी, क्या होगा? क्या आ रहा है Q2 बाई Q1 का रेशियो? T1 upon T2 by T2 बाई T1, 2 by राइट। T1. इसका मतलब एफिशिएंसी क्या आ गई? आ गई ना? मेथड 4, राइट। मेथड नंबर 5 क्या हो सकता था? आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को मेरी? आ रही है सर। चलो, मेथड नंबर 5 क्या हो सकता था? अगर मान लो मैं आपसे पूछता एफिशिएंसी क्या होती है आपके, ये भी तो सोच सकते थे, वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल ओवर में हीट एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब कौन से प्रोसेस में हो रही है? सिर्फ प्रोसेस A to B जानने में। कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है? कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है? ये हो रही है। बट वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल कितना है? कोई बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है व्हाट इज वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल? area under the curve, मतलब area of rectangle. नो, S2 एरिया minus बाउंड S1 बाय द T2 साइकिल, minus T1 एरिया बाउंड बाय द साइकिल। बोलो। Yes, sir. yes sir ठीक है, TS Yes, sir. इंडिकेटर, जैसे जिसको नहीं समझ में आ रहा ये उन तो बच्चों के लिए रेक्टेंगल है सर। ये बताओ इस साइकिल के लिए, इस TS डायग्राम वाली साइकिल के लिए डेल्टा यू साइकिल क्या होगा? 0। इसका मतलब डेल्टा क्यू साइकिल विल बी इक्वल टू वर्क डन ड्यूरिंग दिस साइकिल, और डेल्टा क्यू इन दिस साइकिल कितना है? नेट एरिया बाउंड बाय दिस साइकिल। कितना एरिया ये साइकिल बाउंड कर दे रही है? दैट इज नेट अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यूरिंग दिस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। ये एरिया कितना है जो मैंने रेड से बनाया है? S2 minus S1 into T2 minus T1 T1 minus T2 into में S2 minus S1, these both get cancelled, फिर से वही आ गया। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? दुनिया एक ही गोल। रिजल्ट की तरफ पहुंचने के कई तरीके हैं, समझ में आ रहा है yes या sir नहीं? हाँ सर। चलो, तो अब कार्नोट रिवाइज करा दिया, अब तो तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कम मार्क्स स्कोर करने का।
इसको नोट करो, आगे चलते हैं। कितने मेथड्स कराए हैं मैंने Q2 by Q1 इक्वल टू T2 by T1 प्रूव कराने के? आज 5 मेथड्स। मेथड नंबर 6 कमिंग अप नेक्स्ट इन नेक्स्ट टॉपिक। इसको नोट करो, फिर आगे चलो। मेथड नंबर 6। सर अगर ये टी की जगह एंथैल्पी हो जाएगा तो फिर तो देखेंगे, क्वेश्चन भी है ऐसा कोई आपकी असाइनमेंट में? यस सर, क्वेश्चन है। बिल्कुल ट्राई किया है। यस चलो देखते हैं। यस सर। चलो आगे, कर लिया नोट? यस सर। Yes, sir. अब देखो, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है when an engine will deliver maximum, एक इंजन मैक्सिमम काम कब करेगा? दूसरा क्वेश्चन है what will be the maximum work done by engine, इंजन कितना मैक्सिमम काम करके देगा? ऐसे क्वेश्चंस बहुत प्रोबेबल है जो हम पूछते आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लेसन मान लो, मैं आप कोई केस आपको डिस्क्राइब करता हूँ, आंसर करने की कोशिश करना। यू ऑलरेडी नो। सपोज ऐसा कुछ है, कोई हीट इंजन है दैट इज वर्किंग बिटवीन टू रिजर्वॉयर्स। एक ऐसा इंजन जो दो रिजर्वॉयर के बीच में काम कर रहा हो। देखो, एक तो है हॉट रिजर्वॉयर जिसको हम R1 से डिनोट कर रहे हैं, इसका मान लो टेम्परेचर T1 है। एक है कोल्ड रिजर्वॉयर, जिसको हम R2 से डिनोट कर रहे हैं, टेम्परेचर T2 है। ये गिवन है कि T1 ग्रेटर देन T2। वर्किंग सब्सटेंस Q1 हीट एब्जॉर्ब किया, Q2 हीट रिजेक्ट किया, W काम किया। क्वेश्चन है ये इंजन मैक्सिमम काम कब करेगा और कितना करेगा? अपनी जितनी भी नॉलेज है अभी तक आपके पास,
उससे कुछ बोल सकते हो ये इंजन मैक्सिमम काम कब करेगा? जब वो But you कम से कम already know. हीट रिजेक्ट करे। मैक्सिमम काम जब सबसे ज्यादा you हीट already यूटिलाइज know. कर ले। What you already know. एक हीट इंजन मैक्सिमम काम कब करेगा? जब वो कैसा इंजन है? सारी अमाउंट ऑफ हीट जो Carnot एब्जॉर्ब हो रहा है engine. Carnot engine है, ठीक है। Carnot This thing you reversible. already know. This engine will do maximum work if and only if this engine As a Carnot engine. is a Carnot engine. अगर ये कार्नोट इंजन है तो इसका मतलब साइकिल कैसी? Reversible. कार्नोट साइकिल। और रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल के लिए क्या कंडीशन होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड ओवर में अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू इसका मतलब आपको क्या ऑलरेडी पता है? जो रेड में लिखा हुआ है ये आपको ऑलरेडी पता है। ये इंजन जो दो रिजर्वोयर के बीच में काम कर रहा है, ये मैक्सिमम काम तभी करेगा, मतलब ये मैक्सिमम एफिशिएंट तभी होगा जब ये इंजन कार्नोट इंजन, मतलब कि जब ये Q2/Q1 इक्वल टू T2/T1 को सेटिस्फाई करता है। दिस इज व्हाट यू ऑलरेडी नो, पता है ना आपको? यस सर। Yes. देखते हैं, ठीक है। Now another way of approaching towards same result. Another way of approaching towards same result. देखो जरा, this engine, पहले ये बताओ इंजन में कौन कौन है? इंजन में आपको कौन कौन दिख रहा है? इंजन इज मेड अप ऑफ रिजर्वोयर R1, Reservoir, वर्किंग सब्सटेंस substance and and cold cold. reservoir. Cold reservoir. इस इंजन में कितनी चीजें दिख रही हैं? 1 2 दो तीन। जो भी हो रहा है इनके बीच में हो रहा है। यहाँ से हीट उठाई, यहाँ हीट फेंकी, कुछ काम कर दिया। कोई और आपको कोई चौथी बॉडी दिख रही है? कोई चौथा सिस्टम दिख रहा है? नो सर नहीं। नो। Also. तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये इंजन एज अ होल आइसोलेटेड। अब सचिन ये मत बोलियो कि सर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं वर्क कंज्यूम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ एक रेफ्रिजरेटर चला रखा है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी। राइट नाउ इंजन की बात कर रहे हैं। इट इज नॉट इंटरेक्टिंग विद एनीथिंग, जो हो रहा है इसके साथ हो रहा है। इसका मतलब दिस इंजन, जिसको हम कैसी बॉडी बोल सकते हैं? आइसोलेटेड बॉडी। दिस इंजन will do maximum work. It will do maximum work if and only if working substance, पहले बताओ working substance of an engine undergoes कैसा process? Always undergoes कैसा process? Working Process. नहीं, reversible जरूरी नहीं है। Working substance of an engine has to undergo a cyclic process. रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, उसकी कोई गारंटी नहीं। बट इंजन मैक्सिमम काम तभी करेगा जब वो साइकिल कैसी हो? रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि अगर वो साइकिल इरिवर्सिबल हो गई तो कुछ ना कुछ हीट वेस्ट हो जाएगी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, विच वी डू नॉट वांट। हम तो चाहते हैं कि जो ये वेस्ट हीट है ये कम से कम रहे, तो इसलिए हम उस साइकिल को कहना चाहते हैं दैट साइकिल शुड बी रिवर्सिबल। ये इंजन, मुझे नहीं पता ये इंजन कार्नोट इंजन है या नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ आपको क्या नॉलेज दी है? मैंने आपको एक नॉलेज दी है कि एक इंजन है जो वर्क कर रहा है एक रिजर्वोयर और दूसरे रिजर्वोयर। मुझे नहीं पता कि ये वर्किंग सब्सटेंस क्या है, मुझे नहीं पता कि साइकिल कैसी है। साइकिल कार्नोट साइकिल की तरह दिखती है, साइकिल गैस टरबाइन हीट इंजन की तरह दिखती है, साइकिल मेरी स्टर्लिंग हीट इंजन की तरह दिखती है, साइकिल कोई रेक्टेंगुलर की तरह दिखती है, मुझे नहीं। मैंने सिर्फ पूछा है कोई इंजन है विच इज वर्किंग बिटवीन रिजर्वोयर 1 एंड रिजर्वोयर 2, ये इंजन मैक्सिमम काम कितना करेगा और कब करेगा? ये इंजन मैक्सिमम काम तभी करेगा जब वर्किंग सब्सटेंस इज अंडरगोइंग रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। वाई? ऐसा मैंने क्यों लिखा? Why I want cyclic process to be reversible? So that
इट इज फ्री फ्रॉम कौन से फोर्सेस? फ्रिक्शनल डिसिपेटिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, इसलिए लिखा मैंने ये। अभी तक क्या मैंने साइकिल का नाम दिया? क्या मैंने साइकिल के प्रोसेसेस को डिस्क्राइब किया कि वो आइसोथर्म है, एडियाबैट है, आइसोथर्म? देख लो, नहीं किया। मैंने सिर्फ क्या बोला? इट शुड बी रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। अभी तक मुझे नहीं पता कि रिवर्सिबल में भी बहुत सारी साइकिल बनाई जा सकती है। साइकिल रिवर्सिबल हो तब भी बहुत सारी साइकिल बनाई जा सकती है। ये मैंने कौन सी साइकिल बनाई है? कार्नोट साइकिल। 2 आइसोथर्म, 2 एडियाबैट। एक और साइकिल आप जानते हो जो रिवर्सिबल होती है बट डिफरेंट फ्रॉम कार्नोट। आइसोथर्म, एडियाबैट, एडियाबैट और आइसोबारिक, एडियाबैट, आइसोबारिक, एडियाबैट। कौन सी होती है ये? गैस टरबाइन हीटिंग। एक और आप जानते हो, ठीक है, एंड दैट इज आइसोथर्म, आइसोकोर, आइसोकोर, आइसोथोर, आइसोथर्म। ठीक है। एक और आप जानते हो, मान लो कोई मैं ऐसी बना लूं, रेक्टेंगुलर बना दूं और कह दूं कि चारों प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल साइकिल में भी बहुत रिवर्सिबल साइकिल हो सकती है। अभी तक मैंने क्या बोला है? ये इंजन मैक्सिमम काम तभी करेगा व्हेन द वर्किंग सब्सटेंस इज अंडरगोइंग रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। दिमाग यूज करो और बताओ, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी, जो कि यहाँ पे इंजन है, अंडरगोइंग रिवर्सिबल चेंज। जीरो होगा। यूज सेकंड लॉ ऑफ Equal to zero. थर्मोडायनामिक्स। Zero. सेकंड लॉ ऑफ इंजन में कितनी चीजें हैं? 3। रिजर्वॉयर, वर्किंग सब्सटेंस, रिजर्वॉयर। इन तीनों में से कौन साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू होकर जा रहा है? वर्किंग Working सब्सटेंस। substance. रिजर्वॉयर 1 तो सिर्फ एक ही प्रोसेस में इन्वॉल्व है ना। याद करो, कार्नोट वाला मान लो एग्जांपल ले लो, तो रिजर्वॉयर 1 जो हीट दे रहा था, रिजर्वॉयर 1 का रोल सिर्फ एक ही प्रोसेस में था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वन ऑफ द प्रोसेस। ऐसे ही रिजर्वॉयर 2 का भी वन ऑफ द प्रोसेस में रोल रहा था, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो रिजर्वॉयर 1 एंड रिजर्वॉयर 2 इंडिविजुअली दे आर अंडरगोइंग सम ओपन प्रोसेस। ओपन प्रोसेस मतलब जिनके 2 एंड कनेक्टेड ना, इनिशियल और फाइनल कनेक्टेड ना। बट सिर्फ इन तीनों में से कौन सी चीज साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू जा रही है? वर्किंग सब्सटेंस। Working substance. Working substance is undergoing, if some body, some system undergoes cyclic process and entropy is a state function, so therefore for sure change in entropy of working substance will be zero. इसका मतलब what you're left with is change in entropy of reservoir 1, change in entropy of reservoir 2. They should add up to give you 0. change in entropy of reservoir 1 निकलवाएगा कोई? कैसे निकालोगे? बताओ। रिजर्वॉयर कितना फास्ट भागता है? वो हीट दे रहा है बट उसका टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज Q1 by T1 होगा। 1 upon T1. नहीं होगा, Q1 by T1 बिल्कुल नहीं होगा। Delta by T1. रिजर्वॉयर ने Q1 हीट दे दिया, बोलो, माइनस Q1 by T1। यस डेल्टा एस R2 क्या होगा? उसको हीट मिली सर, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो वो बाहर आ गया, डल क्यों हो गया? प्लस Q2 by T1। Plus Q2 by T2. ऐड अप करो ना, तो क्या आया? हाँ। माइनस Q1 by T1 प्लस Plus Q2 by Q2 by T2 T2 is equal to 0. Q2 by Q2 by T2 Q1। plus by T1। देखो क्या रिजल्ट आया, सुनो ध्यान से। भैया क्या? मैंने किस क्वेश्चन से शुरू किया था? मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ऐसा इंजन जो 2 रिजर्वॉयर के बीच में काम करे, ये मैक्सिमम काम कब करेगा? मैंने क्या बोला? ये इंजन मैक्सिमम काम कब करेगा? जब वर्किंग सब्सटेंस इज अंडरगोइंग रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। अभी भी एक क्वेश्चन बाकी था, कौन सा साइक्लिक बताओ? कार्नोट साइक्लिक। बोलो, ये इंजन मैक्सिमम काम तब भी करेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब इंजन will do maximum work if and only if कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो? ये वाली। और ये कंडीशन कौन सी रिवर्सिबल साइकिल के लिए सेटिस्फाई होती है? कार्नोट साइकिल Carnot के लिए satisfy होती है। इसका मतलब इंजन विल डू मैक्सिमम वर्क इफ एंड ओनली इफ इट इज अंडरगोइंग रिवर्सिबल साइक्लिक, और वो भी कौन सी साइक्लिक? कार्नोट साइकिल। Carnot cycle. तो अब याद करो, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सर गैस टरबाइन भी तो मेरा
रिवर्सिबल इंजन है विच इज अंडरगोइंग सम रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, तो फिर वो क्यों नहीं ज्यादा, वो उसकी एफिशिएंसी क्यों नहीं कार्नोट से ज्यादा हो? आंसर मिल गया। मतलब रिवर्सिबल इंजन्स में भी सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंजन कौन? कार्नोट इंजन, राइट? नोट कर लो इसको। तो मैंने दूसरी तरीके से सोचा था कि हाँ। सबसे इजी वे टेम्परेचर चेंज करने का क्या हो सकता है। मतलब सबसे इजी वे हीट देने का तो यही हो सकता है कि आइसोथर्मली ट्रांसफर करो से, अगर आवाज कट सपोज रही है। आपको, हाँ मतलब ऐसे, मतलब थ्योरेटिकली मैंने सोचा था सर कि कार्नोट का कैसे होता है, आपने मैथमेटिकली डिराइव करा ना, तो हाँ। उसी तरीके से जब टेम्परेचर चेंज करना है तो सबसे इफिशिएंट तरीका क्या हो सकता है, तो सबसे इफिशिएंट तरीका एडियाबेटिक प्रोसेस हो सकता है। तो उसी तरीके से सारे प्रोसेस को हम लोग सबसे इफिशिएंट तरीके से करते हुए लेते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसकी हाँ, इफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। फेयर इनफ, गुड। ऐसा सोचा था। हाँ, मतलब हीट ट्रांसफर करने का सबसे एफिशिएंट तरीका हो सकता है आइसोथर्मल। फिर टेम्परेचर कूलिंग करने का तरीका, कूलिंग या हीटिंग करने का तरीका, मतलब टेम्परेचर घटाने बढ़ाने का तरीका हो सकता हाँ, है जिसमें एडियाबैटिक्स। ज्यादा जो हम लोगों को डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए सिर्फ वही मिल रहा है, आसपास कहीं भी यूज नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मैंने। ठीक है, बिल्कुल कन्विंसिंग वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, गुड। चलो अब सुनो, अब आपने क्वेश्चन नंबर 38 पूछा था मुझसे, डीयू का ही, राइट? तो याद करो उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट डिफरेंट था, पिछले चैप्टर की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 याद है? और क्वेश्चन नंबर 5 या 6 एनएटी का। अच्छा, हाँ हाँ सर, याद है, उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा था, रिजर्वॉयर नहीं लिया था हमने। कोई बॉडी थी जिसका सी था और वो यस, चेंज हो रहा था, टेम्परेचर चेंज। मतलब इंजन वाज नॉट वर्किंग बिटवीन रिजर्वॉयर्स देयर, इंजन वाज ऑपरेटिंग बिटवीन टू बॉडीज देयर ऑफ फाइनाइट हीट कैपेसिटी, एंड इट वाज आस्क्ड टू अस कि भाई ये इंजन मैक्सिमम काम कितना करेगा, कब करेगा। तो नेक्स्ट केस नंबर 2, इफ इंजन इज वर्किंग बिटवीन अ रिजर्वॉयर एंड अ बॉडी, तो क्या होगा, देखते हैं। इसको नोट कर लो जल्दी से। बुकलेट्स मिल गई है सबको? मॉड्यूल्स आ गए? 2-3 दिन में शायद आ जाते। या कोशिश करो जल्दी आ जाए, बोलो उन पे प्रेशर बनाओ यार, डिस्पैच करवाओ। तो उन्होंने देखो डिस्पैच कर दिया, डिस्पैच हो चुका है। हाँ वो ट्रांजिट में है, ओके, पता नहीं कहाँ है। सर वही सब असाइनमेंट बुकलेट में भी है ना सर? हाँ, अब एंट्रोपी से आप बोल सकते हो मैक्सिमम विल बी फ्रॉम, नॉट ऑल, मैक्सिमम विल बी फ्रॉम योर बुकलेट। सर एक बार WS 0 कैसे हो गया, डेल्टा SWS कैसे 0 हो गया, उसको बता दीजिए। आप बताओ WS क्या, WS का मतलब क्या है, बोलकर बता। WS मतलब वर्किंग वर्किंग सब, यस सर। वर्किंग सब्सटेंस इंजन का हमेशा साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू होकर जाता है, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइकिल में, एक साइकिल में चेंज इन एंट्रोपी कितना होता है? 0 हो जाता है 0। सर। बस इसीलिए वर्किंग सब्सटेंस की एंट्रोपी नहीं बदलेगी, बिकॉज वर्किंग सब्सटेंस कैसे प्रोसेस के थ्रू होकर जा रहा है, साइक्लिक। यस सर। वर्किंग सब्सटेंस की एंट्रोपी कभी भी नहीं बदलेगी, चाहे वो इंजन कार्नोट इंजन हो, चाहे वो प्रैक्टिकल इंजन हो, वर्किंग सब्सटेंस की एंट्रोपी कभी भी नहीं बदलेगी। तो यहाँ पे इंजन हम वर्किंग सब्सटेंस में ही बोल रहे हैं ना? इंजन मैं बोल रहा हूँ इस पूरी मशीन को। अच्छा, इंजन इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स, रिजर्वॉयर,
वर्किंग सब्सटेंस एंड रिजर्वॉयर टू। इंजन के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। इंजन इज अ आइसोलेटेड बॉडी। Engine is an isolated body. Change in entropy of isolated body undergoing reversible change will be 0. चलो देखो केस नंबर 2 देखो। कोशिश करना आंसर करने की, तुम्हें आता है, लिखना छोड़ दो, एक बार देखो। हीट इंजन इज वर्किंग बिटवीन यहाँ पे इंजन को मैं ऑपरेट करा रहा हूँ एक रिजर्वॉयर और एक बॉडी के बीच। रिजर्वॉयर का नाम है R1, टेम्परेचर है T। बॉडी का नाम मैं बॉडी से ही डिनोट कर देता हूँ। बॉडी का मान लो मास गिवन है, हीट कैपेसिटी गिवन है और टेम्परेचर गिवन। पूछा है ये इंजन मैक्सिमम काम कितना करे। ये बताओ, इसकी कुछ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करो। यहाँ से हीट उठाएगा तो इसका टेम्परेचर बदलेगा? नहीं। नो सर। इसको हीट रिजेक्ट करेगा तो इसका टेम्परेचर बदलेगा? यस सर। हाँ यस सर। सर। ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेगा बॉडी का टेम्परेचर जो शुरू में T2 था, कम था, अब बढ़ करके T1 की तरफ अप्रोच करेगा। ये इंजन कब तक वर्क करेगा? जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है T2 equal के T1. बाद नहीं करेगा। इंजन विल वर्क until a point बॉडी का टेम्परेचर जो कि T2 था इंक्रीज होकर के रिजर्वॉयर के टेम्परेचर के बराबर ना हो। तो आप मुझे थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ, इसका मतलब व्हाट विल बी Q2? Q2 कितना होगा? कितना अमाउंट ऑफ हीट बॉडी कंज्यूम कर लेगी? कितना अमाउंट ऑफ हीट विल बी फ्लोइंग टू बॉडी? MC T2 minus T1. देखो जरा बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। T1 ज्यादा है, T1 MC minus T1 T2 minus T2 T2 हो जाएगा। सर वर्क डन भी तो करा है ना। T1 minus T2. T1 minus ठीक है, इट विल बी दिस। फेयर इनफ। आगे चलो। अब ये बताओ, क्वेश्चन है कि ये इंजन मैक्सिमम काम कब करेगा? फिर से क्या बोलोगे? ये इंजन मैक्सिमम काम तभी करेगा जब वर्किंग सब्सटेंस इज अंडरगोइंग रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, ये इंजन, दिस engine will do maximum work if and only if working substance is undergoing reversible cyclic process. Okay, तो अगर वर्किंग सब्सटेंस रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू होकर जा रहा है तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस आइसोलेटेड बॉडी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ कंप्लीट इंजन undergoing some reversible change from second law of thermodynamics. इस इंजन में कितनी चीजें हैं? 3। तुम लोग पीएमटी का तो नहीं पढ़ रहे अभी? No क्लास sir. टेस्ट की तैयारी तो नहीं कर रहे? No sir. मुझे No, फील आ रहा है, लग रहा है थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है। Today you guys are not that much active जितना होते हो। नहीं सर, आप पढ़ाएंगे ना। ये बताओ ये कितना होगा? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस 0. 0। चलो रिजर्वॉयर का निकलवाओ। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिजर्वॉयर क्या होगा? minus Q1 by T1. Minus Q1 upon T1. हाँ भाई, ये Q1 हीट दे रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहते हुए। व्हाट विल बी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ बॉडी? देखो इस प्रोसेस के दौरान बॉडी का टेम्परेचर T2 से बढ़ करके T1 हो जा रहा है, तो T को बाहर नहीं ला सकता, बल्कि DQ की जगह लिखना पड़ेगा मास ऑफ बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी CDT. by T तो आ तो जाएगा इसका मतलब सॉरी T2 से T, तो इसका मतलब यू आर गोइंग टू गेट MC MC ln T1 by T1 by ओके।
दोनों को पुट करो, इसमें रिलेशन आ जाएगा Q1 by T1 equals to minus plus by T1 plus MC ln T1 by MC T2 ln of T1 by T2. This would be equal to 0. 0. तो इसका मतलब Q1 will be equal to MC T1 ln of T1 by T2. इसका मतलब ये इंजन मैक्सिमम काम कब करेगा, जब Q1 की वैल्यू ये होगी और Q2 की वैल्यू कितनी थी ये, तो इसका मतलब ये इंजन मैक्सिमम काम कितना करेगा, Q1 minus Q1 Q2. minus Q2 MC T1 ln of T1 by T1 by T2 T2 minus MC MC T1 minus T2. गुड, समझ में आ गया ना सबको? ये इंजन मैक्सिमम काम तब करेगा जब वर्किंग सब्सटेंस अंडरगोज, कुछ भी नहीं रखना, इंजन बनाया, ये इंजन मैक्सिमम काम तब करेगा जब वर्किंग सब्सटेंस अंडरगोज रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस. इंजन एक आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी अंडरगोइंग रिवर्सिबल चेंज is entropic. Entropy does not change of an isolated body if it is undergoing reversible change. So therefore change in entropy of complete engine will be 0. इसमें 3 टर्म्स है, बीच वाली टर्म तो हमेशा ही 0 होगी, दोनों टर्म्स निकाली, पुट करी, इक्वेट टू 0 कर दी, उससे आपको कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वर्क आ गई. अगर Q1 इतना होगा तो इंजन मैक्सिमम काम करेगा. कितना करेगा, Q1 minus Q2. ब्लड तो नहीं दिखाई दे रहा, क्लियर दिखाई दे रहा है? Yes sir. हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है, बोलो बेटा. तो पिछली बार में मैक्सिमम वर्क Q1 minus Q2 ही होगा. वहां भी Q1 minus Q2 होगा, मैक्सिमम वर्क तो वर्क क्या होगा, Q1 minus Q2. और वहां पर Q1 और Q2 कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे, पिछले वाले केस में Q2 by Q1 equal to T2 by T1. यहाँ पर Q1 और Q2 कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, Q2 इतना है, Q1 इतना है. वो जो ऊपर Q2 काट दिए हैं वो अगर डेल्टा Q लिखा होता तब सही रहता ना. अगर डेल्टा मैं पूछता आपसे व्हाट इज द हीट एक्सचेंज बाय रिजर्वोयर 1, तो फिर ये होता, हीट एक्सचेंज कितना है रिजर्व, तो इतना होता. मैंने पूछा अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय रिजर्वोयर, अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस, Q2 या Q1 ये सब अमाउंट है. यू हैव टू ऑलवेज टेक अमाउंट जब भी आप Q1, Q2, W की बात कर रहे हो, इन केस ऑफ इंजन, हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेटर. तीसरा केस सोचना स्टार्ट कर दो, इसको नोट करते चलो, साथ के साथ तीसरा केस सोचो. अगर इंजन मेरा वर्क कर रहा हो दो बॉडीज के बीच, एक हीट इंजन है दैट इज ऑपरेटिंग बिटवीन टू बॉडीज, एक का टेम्परेचर है T1, दूसरी का टेम्परेचर है T2. अगर दोनों ही बॉडीज हैं तो क्या दोनों के मास और हीट कैपेसिटी दिए होने चाहिए? यस. एक का मास है M1, एक की हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है C1, दूसरे का M2, C2, T2, तो बॉडीज के बीच में काम कर रहा है. ये इंजन कब तक चलेगा, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा सर. T1 घट के फाइनली क्या होगा, फाइनल दोनों एक फाइनल टेम्परेचर गुड. इसको इरेज कर दूं क्या, कर लिया नो, सर थोड़ा सा करो. सर जैसे आपने Q2 निकाला है सर, MC T1 माइनस एंट्रोपी सर कितना करें तो नहीं, आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा साफ बोलो. सर Q1 की वैल्यू सर जो निकाली सर आपने एंट्रोपी से, हाँ सर वो जो Q2 निकाला है सर, तो उसमें सर डिफरेंस क्या है, मतलब भाई देखो, Q2 तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, ये इंजन तब तक चलेगा जब तक ये बॉडी का टेम्परेचर T2 से T1 ना हो जाए. मतलब कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है बॉडी को, MC
T1 हायर माइनस लोअर, तो Q2 तो सीधा ही निकल गया। Q1 निकालने के लिए आई हैव टू यूज सम कंडीशन, और Q1 भी मैं सिर्फ एक ही कंडीशन पे निकाल रहा हूं, एंड दैट इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये Q1 निकाला है मैंने अज्यूमिंग दिस इंजन टू बी मैक्सिमम एफिशिएंट। ये इंजन मैक्सिमम एफिशिएंसी का तभी होगा जब साइकिल रिवर्सिबल साइकिल होगी। रिवर्सिबल साइकिल है तो मैंने ये वाली कंडीशन निकाल दी। इसका मतलब अगर Q1 की वैल्यू इतनी है तभी ये इंजन मैक्सिमम एफिशिएंट होगा, बस उससे फिर वर्क आ जाते हैं। बॉडी के लिए हीट एक्सचेंज आप T2 माइनस T1 से क्यों लिख रहे थे? अभी आपने बोला कि वो T2 माइनस T1 करके लिखेंगे। नहीं लिखेंगे, मैंने तो लिखा ना T1 माइनस T2। भाई देखो बॉडी ने कितना हीट गेन किया, कितना हीट गेन, जो नीचे है MC अमाउंट माइनस T2 अमाउंट ऑफ हीट। और सर हीट अगर इसमें चेंज ऑफ हीट निकालना हो तब भी तो सर यही होगा ना? तब भी यही होगा इस केस में। हाँ जी, इस केस में ठीक है, और किसी केस में कुछ और हो सकता था, बट यहाँ पे यही होगा। ऊपर वाला तो प्रॉपर्ली गलत है, वो किसी भी केस में नहीं होगा ना, अमाउंट में भी होगा ना। जैसे इसी में तुम लोग ट्राई करना, मान लो उल्टा कर दे, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा गिवन है, ये बॉडी गिवन है, ये रिजर्वोयर गिवन है, तब करके देखो क्या होगा। इसी में तुम लोग ट्राई करना, एक पेज छोड़ लो अपनी नोटबुक में, इसको बॉडी कर दो, मास M, हीट कैपेसिटी C, टेम्परेचर T1, इसको रिजर्वोयर कर दो, टेम्परेचर T2 का, T1 इज ग्रेटर देन T2, और फिर ये पूरा निकाल कर देखना कि व्हाट इज द मैक्सिमम वर्क डन बाय सच अ इंजन। चलो केस नंबर 3 देखो बेटा। सर ऐसा कभी हो सकता है कि बॉडी का टेम्परेचर रिजर्वायर से ज्यादा हो? नहीं होगा, कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली देखो ये हो, मतलब इस केस में बॉडी का टेम्परेचर कभी भी T1 को क्रॉस नहीं मारे इस केस। बट हाँ, अगर आप ये पूछ रहे हो कि ये हो सकता है क्या, ये बॉडी, ये पूछना चाह रहे हो कि ये तो बॉडी हो जाए और ये ठंडा रिजर्वोयर हो जाए, ये पूछना चाह रहे हो? ये सर तब तो हो जाएगा सर, अगर हो जाएगा। यही तो दिया है तुमको, यही तो मैंने एज अ होमवर्क दिया कि ये ट्राई करो। ओके चलो केस नंबर 3 देखो। हीट इंजन इज वर्किंग बिटवीन टू बॉडीज। बॉडी 1 mass M1, heat specific heat capacity C1, temperature T. Body number 2 mass M2, specific heat capacity C2, temperature T. क्वेश्चन है ये इंजन मैक्सिमम काम कितना करेगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वर्क डन बाय सच अ इंजन। ये इंजन कब तक वर्क करेगा, पहले तो ये इंजन कब तक चलेगा। दिस इंजन विल वर्क until or unless बॉडी नंबर 1 comes in कौन सा इक्विलिब्रियम, थर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल या थर्मोडायनामिक? थर्मल सर। डाउट तो नहीं होता तुम लोगों को? बॉडी नंबर 1 comes in थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी 2। देखो क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं, देखते कौन बता पाता है। व्हाट इज, देखो बॉडी 1 का टेम्परेचर T1 से डिक्रीज होकर के कितना हो गया TF। बॉडी 2 का टेम्परेचर T2 से इंक्रीज होकर कितना हो गया TF। अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय बॉडी नंबर 1 कितना होगा बता सकते हो? अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय बॉडी M1C1 TF माइनस T1। किसको लग रहा है TF माइनस T1 होगा? सर T1 माइनस TF होगा। ठीक है, मैंने क्या पूछा, देखो पढ़ो, कितना अमाउंट बॉडी 1 यूज कर रहा है? M1C1 हायर माइनस लोअर। इस बॉडी के लिए हायर कौन है? T1 है। चलो ये कितना होगा ये बताओ। अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय बॉडी नंबर 2 कितना होगा? M2C2 TF माइनस T2। बहुत बढ़िया, इनको इक्वेट करो, TF का एक्सप्रेशन बताओ जल्दी से कितना आएगा? M1C1 T1 प्लस में प्लस M2C2 T2 M2C2 T2 M1C1 प्लस M2। इसका मतलब
पुरुषार्थ, ये इंजन कब तक चलेगा? जब तक बॉडी का टेम्परेचर T1 से घट करके TF ना हो जाए और बॉडी का टेम्परेचर T2 से बढ़ करके TF ना हो जाए। समझ में आया सब लोगों को? बोलो। यस यस सर। यस सर। अब बोलो जल्दी से, हम गधे हैं। सर इक्वेट ये कब थर्मल करेगा? कॉन्टैक्ट में है ना? सर वो वर्क सर करेगा कुछ एनर्जी लेके, तो सर कैसे इक्वेट वर्क जो है वो भी तो एनर्जी है। जेट को कांस्टेंट नहीं। गलती कहाँ हुई? सर गलती हुई, वर्क भी सर कुछ वर्क देखो यूज Q1 कर रहा माइनस है। Q2 इक्वल वर्क होगा। देखो तुमने ये गलत नहीं बताया, ये सही बताया। हाँ। तुमने ये भी गलत नहीं बताया, बट इक्वेट किससे इक्वेट नहीं पूछ कर कर दिया? सकते। वर्क ही नहीं करेगा ये तो। इक्वेट नहीं होगा सर। इक्वेट तो तब करते जब ये बॉडी लेता, ये बॉडी लेता, दोनों को कांटेक्ट, दोनों को चिपका देता, थर्मल कांटेक्ट में ले आता। बीच में एक इंजन लगा रखा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ काम कर रहा है और बाकी रिजेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब डायरेक्टली ये थर्मल कांटेक्ट में नहीं है। इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय बॉडी 1 इज नॉट डायरेक्टली गिवन टू बॉडी 2। यू कैन नॉट इक्वेट, बल्कि ध्यान से देखें तो इनका डिफरेंस इज वर्क डन। हो गया या नहीं? इनका डिफरेंस इज वर्क डन। सो व्हाट एट मैक्सिमम यू कैन से, ज्यादा से ज्यादा बस इतना बोलोगे, Q1 किसके बराबर बोलकर बताओ। Q1 किसके बराबर? M1 C1 T1 T1 माइनस T। Q2 किसके बराबर? M2 C2 TF माइनस। Q1 और वर्क डन किसके बराबर? वर्क डन इज Q1 माइनस Q2, मतलब M1 C1 T1 माइनस TF माइनस M2 C2 TF माइनस T2। TF माइनस T। बस इतना बोल सकते हो। बट क्वेश्चन है ये वर्क मैक्सिमम कब होगा? तो फिर से कहोगे दिस इंजन विल डू मैक्सिमम वर्क इफ एंड ओनली इफ working substance is undergoing reversible cyclic process. If working substance is undergoing reversible cyclic process, change in entropy of this complete isolated body is going to be 0. This complete isolated machine is consisting of 3 parts. Change in entropy of working substance is for sure 0. Can you determine change in entropy of body 1 and body 2? Can you help me? Try करो, कैसे निकालोगे? यस सर। चलो डेमोन्स्ट्रेट कराओ, जो बोलोगे वो लिखूंगा। एक बार ट्राई करो। फॉर बॉडी 1 इंटीग्रल dq करेंगे। t कांस्टेंट इस बार नहीं रहेगा क्योंकि t भी चेंज हो रहा है सर। T1 से TF लिमिट ले लेंगे। वेरी गुड, T1 से TF ले लेंगे, बहुत बढ़िया। dq को क्या लिखोगे बॉडी 1 के लिए? M1 C1 कितना आ रहा है? M1 C1 ln PF अपॉन T1। बॉडी 2 के लिए बताओ, फॉर बॉडी 2 इंटीग्रल del Q M2 C2 ln of C2 TF अपॉन T2। इसका मतलब ये इंजन मैक्सिमम काम तभी करेगा जब इन दोनों का सम 0 हो। इसको ऐसे रीराइट करूं, देखो जरा ध्यान से देखो बोर्ड पे, इसको ऐसे रीराइट करूं ln ऑफ कर सकता हूं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी? नो सर। इसके बाद फर्दर इसको ऐसे लिख सकते हैं बोलो। यस सर। अच्छा, ln ऑफ समथिंग इज 0, इसका मतलब ये समथिंग किसके बराबर होगा? 1 e की पावर 0। e की पावर 0 मतलब बोलो 1। ओके, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं TF की पावर किसके बराबर? T1 की पावर M1 C1 एंड T2 की पावर M2 इसका मतलब TF किसके बराबर? T1 की पावर M1 C1 T2 की पावर होल की पावर 1 डिवाइडेड बाय बाय M1 C1 प्लस M2 C2 प्लस में M2 C। इसका मतलब ये इंजन मैक्सिमम काम तभी करेगा जब फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना हो, और कितना करेगा काम?
ये यस और नो बोलो, यस और नो। यस सर। इसका एक स्पेशल केस करते हैं, चलो पहले ये लिख लो फिर इसका एक स्पेशल केस करें। सर तो ये इंजन मैक्सिमम वर्क तब करेगा जब टेम्परेचर इतना हो, और मैक्सिमम वर्क कितना करेगा तो ऊपर टीएफ में एक्सप्रेशन रखना पड़ेगा पुट पूरा। कर दो, पुट कर दो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो टीएफ यहाँ से आ जाएगा, टीएफ की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी क्योंकि आपको क्वेश्चन में T1 T2 की कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी। पुट करके आप एक टीएफ का वैल्यू निकाल लेंगे कि इतना केल्विन, वो केल्विन यहाँ पुट करके जूल में आपका वर्क आ जाएगा। समझ में आ गया? चलो देखो, करो नोट, जल्दी करो। सर हो गया। हो गया बेटा? चलो देखो, इसका एक स्पेशल केस, मान लो ऐसा गिवन हो आपको कि जो ये दो बॉडीज है ना, these two bodies are identical। आइडेंटिकल मतलब अगर ये प्लास्टिक की C1 बनी है तो C2 ये भी बराबर। प्लास्टिक की, कैपेसिटी सेम। ऑफ Heat सेम capacity। मास। तो मान लो ऐसा कुछ गिवन है, अगर ऐसा कुछ गिवन होगा तो टीएफ की वैल्यू बता सकते हो क्या होगी? T1 की पावर mc, T2 की पावर mc, होल की पावर 1 ओवर में कितना आ जाएगा? T1 T1 T2 T2 1 by MC। याद करो, अगर ये दो बॉडीज को मैं डायरेक्टली थर्मल कांटेक्ट में ले आता, कल ही करवाया था, कल परसों ही ऐसा केस करवाया था, ज्यादा हाँ। टाइम भी नहीं हुआ, तुमने काफी क्वेश्चंस ट्राई भी किए होंगे। एक्स्ट्रा में याद करो, अगर दो बॉडीज आर इन थर्मल कांटेक्ट, डायरेक्टली वो थर्मल कांटेक्ट में ले आया, एक बॉडी 1 है एक बॉडी 2 है, इसका मास m1 है, C1 टेम्परेचर T है, m2 C2 T2, heat is flowing from मान लो body 1 to body 2, amount of heat given by body 1 is amount of heat gained by body 2, उससे रीशफल करके TF का जो एक्सप्रेशन आता था T1 plus M1 T2 by 2। C1 T1 plus M2 C2 T2 by M1 C1 plus M2 C2। अगर इसी में मैं स्पेशल केस लगा दूं T1 plus तो T2 पहली चीज तो T1 ये याद T2। रख लो कि जो आपका तब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आता था वो उनका अर्थमेटिक मीन होता था, अब क्या आया है? ज्योमेट्रिक, और डिफरेंस है दोनों के बीच। चलो
अब ये बताओ व्हाट विल बी मैक्सिमम वर्क, ये इंजन मैक्सिमम काम कितना करेगा फिर, टीएफ तो आ गया, ये इंजन मैक्सिमम काम कितना करेगा, डब्ल्यू मैक्सिमम कितना होगा, पुट कर दो, क्या हो जाएगा, ये भी एम ये भी सी, ये भी एम ये भी सी, एम सी कॉमन, T1 और माइनस माइनस प्लस, तो T1 प्लस T2 माइनस TF माइनस 2 TF, TF की वैल्यू पुट करो, इसको क्या लिख सकते हो, रूट T1 माइनस रूट T2 का होल ठीक है, नोट कर लो, आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ सब लोग, स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 64। चलो 64 तुम कर लोगे, स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 65, 65 करो। अच्छा होमवर्क लिख दे रहा हूँ आज का, आपको 1 से 90 तक सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं एक्सेप्ट कुछ क्वेश्चंस आप अभी नहीं कर पाओगे, वो मत ट्राई करना, बिना बात पे कंफ्यूज होगे। क्वेश्चन नंबर 34 से लेके क्वेश्चन नंबर 44, ये 10-11 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब ट्राई कर लेना। 34 से 44 मत ट्राई करना, बाकी सब ट्राई करना। अभी आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 65, देखते हैं कौन कर पाता, टेक इट एज अ चैलेंज। ये क्वेश्चन दो तरीकों से हो सकता है, एक है पुराना तरीका, मतलब पिछले चैप्टर वाला तरीका, और एक है आज वाला तरीका। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो पिछले चैप्टर वाला तरीका सही होगा या आज वाला तरीका सही होगा, क्यों, सोचना क्यों, और दोनों मेथड से करके देखना है। यू हैव टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 65 बाय 2 मेथड्स। प्लीज रेज योर हैंड अगर हो जाए।
नो वन, कोई भी नहीं कर रहा है इधर। वेरी बैड। चलो लो 2-3 मिनट और लो। तुम लोग ईएमटी का तो नहीं पढ़ रहे? नो सर। सच्ची में? रियली बता रहे। चल ठीक है। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। चलो चलो लो अभी, हाँ, क्योंकि थोड़ा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टाइम लो, ये क्वेश्चन आपको टैकल करना है, ठीक है? कोई सुशिता शर्मा, गुड। अच्छा जरा सोचो, ये रेफ्रिजरेटर इज वर्किंग बिटवीन रिजर्वॉयर एंड रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर एंड बॉडी, या बॉडी एंड बॉडी? बॉडी एंड रिजर्वर। बॉडी रिजर्वायर। ठीक है। अच्छा, ये जो बॉडी गिवन है नीचे वाली, इसका टेम्परेचर कितना गिवन है? शुरू में कितना गिवन है? 18 18 डिग्री। अच्छा 18 मतलब कितना केल्विन हो गया यार, जरा बताओ। 291। 291। और हमें इसको लोअर करना है, हमें इसे डिक्रीज करना है 17 डिग्री 17 तक, 1 डिग्री से। मतलब कि 290 केल्विन तक। हाँ। अच्छा जरा ये बताओ, हीट कैपेसिटी ऑफ इंटीरियर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, इसका मतलब ये बता दो, ये किसकी हीट वो कैपेसिटी जो गिवन है? जो कैपेसिटी ऑफ द सर रेफ्रिजरेटर। बॉडी का सर वो बॉडी जो का कोल्ड जो बॉडी, बॉडी है। कोल्ड बॉडी का भी है। यार सुनो, ध्यान से सुनो, ये है इंटीरियर और इंटीरियर ऑफ रेफ्रिजरेटर की हीट कैपेसिटी। ये वर्किंग सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं नो सर। सर T2 भाई से इंटीरियर में, सुनो सुनो, इंटीरियर रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन बैठा होता है? आप थोड़ी ना बैठे होते हो। वर्किंग सब्सटेंस मतलब कूलेंट थोड़ी ना बैठा होता है, फूड आइटम ही तो हाँ बैठा होता है, हाँ जिसको वो हमें तो ठंडा करना होता है। तो फूड आइटम मतलब इसी से तो इसी से बॉडी। तो हीट निकालनी है, हाँ सर बॉडी। उसी से। तो हाँ मतलब ये सर। हीट कैपेसिटी गिवन है इसकी। हाँ अब एक चीज देखो यार, ये हीट कैपेसिटी गिवन है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं गिवन है, ठीक है? और इसीलिए मास भी नहीं गिवन, इसीलिए मास मास भी भी नहीं, नहीं समझ given। पा रहे हो? हाँ मास सर। की जरूरत जरूरत नहीं तब पड़ती, मास की जरूरत तब पड़ती जब स्पेसिफिक आपको हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपेसिटी। गिवन होता। रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग इट, विच वाज पिछले वाला चैप्टर। कैसे सोचते? आप सोचते कि ये रेफ्रिजरेटर मिनिमम वर्क, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी तभी कंज्यूम करेगा जब ये रेफ्रिजरेटर कार्नोट है। बोलो, रॉन्ग मेथड ऑफ थिंकिंग। नो सर। मेथड ऑफ थिंकिंग। मेथड नंबर 1, रेफ्रिजरेटर। मैं कर नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूं, आपको इस डायरेक्शन में भी करके देखना है। मेथड नंबर 1 भी आपको करना है। रेफ्रिजरेटर विल कंज्यूम मिनिमम वर्क if and only if this is कैसा रेफ्रिजरेटर? बोलो ना, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे ये अज्यूम करते ही गलत हो गए, क्योंकि कार्नोट रेफ्रिजरेटर या कार्नोट इंजन तो हमेशा ही दो रिजर्वॉयर के बीच में काम करते हैं। यहाँ पे ये रिजर्वॉयर और बॉडी गिवन है, ये अज्यूम करते ही गलत हो गए। बट चलो हम मान लो गलत चल रहा है, तो अगर ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर है तो क्या कंडीशन लगा सकते हैं? बोलो। ये लगा सकता हूँ Q2/Q1 = T2/T2। अच्छा, इसमें Q1 Q2 W में से एक चीज आप तुरंत निकाल सकते हो। कैसे? सोचो, एक चीज तो तुरंत निकाल सर सकते हो Q2 देखकर। Q2 कैसे? सर कैसे? MC2 मतलब इसका सर 4.2 सीधा हो जाएगा। सुनो सुनो, MCDT होता अगर C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता, CT2 सर CT हो जाएगा सीधा से डायरेक्ट। CDT। यस Q2 क्या होगा? C डेल्टा T। C है 4.2 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर मुझे N2 चेंज करना है 1 केल्विन से, तो कितना हीट निकालना पड़ेगा? 4.2 किलो जूल हीट बाहर निकालना पड़ेगा। Q2 तुरंत आ गया, Q2 आ गया इस कंडीशन से।
अब देखो दिक्कत है यहाँ पर, क्या रखोगे इसको, क्वेश्चन है ये। T2 क्या रखोगे भाई, T2 तो बदल रहा है, T2 तो बदल रहा है, 291 से चेंज होकर के 290 हो जा रहा है, क्या रखोगे। तो चलो हमें शुरू में ही पता है दिस इज रॉन्ग मेथड ऑफ डूइंग इट, सो चलो मैं इनका बीच का रख लेता हूँ 290.5 या 291 ही रख लो, क्या फर्क पड़ता है। ये बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है, निकाल के कैलकुलेटर का निकालो आप भी, देखते हैं पहले कौन निकालते हैं। एग्जाम मुझे नहीं निकालना, फिर भी सारा तुमसे पहले वैल्यू निकालना। देखो कितना है 4.329। इसका मतलब ये रेफ्रिजरेटर कितना मिनिमम वर्क कंज्यूम करेगा, Q1 माइनस Q2, 4.3298 माइनस 4.2 कितना आ गया, 0.1298 किलो जूल। किसके नियर है ये ऑप्शन, दिस इज मैचिंग विद कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी। But you know that this method is wrong. Can anyone tell me why this method is wrong? दोनों रिजर्वायर होना चाहिए। बॉडी एक देखो दोनों रिजर्वायर होते तब बोलते ना कि दिस रेफ्रिजरेटर विल कंज्यूम मिनिमम वर्क इफ दिस इज कार्नोट रेफ्रिजरेटर Q2/Q1। ये तो बॉडी है, इसीलिए ये मेथड रॉन्ग है। मेथड नंबर 2 तुम लोग गाइड करो, मेथड नंबर 2, ये रेफ्रिजरेटर मिनिमम वर्क कब कंज्यूम करेगा, इफ वर्किंग सब्सटेंस इज अंडरगोइंग कैसा साइक्लिक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। ओके, for W to be minimum, working substance should undergo reversible cycle. If working substance undergo a reversible cycle, change in entropy of refrigerator as a whole goes to 0. रेफ्रिजरेटर में तीन चीजें हैं, ऊपर वाला रिजर्वायर, वर्किंग सब्सटेंस और नीचे वाली बॉडी। वर्किंग सब्सटेंस की चेंज इन एंट्रोपी 0। मुझे ये निकलवाओ व्हाट इज डेल्टा एस आर। चल सर डेल्टा Q बाय T1। हाँ डेल्टा Q/T1 मतलब माइनस Q1/T1। बोलो रिजर्वायर तो Q1 हीट, सॉरी प्लस Q1, यहाँ पे रिजर्वायर Q1 हीट ले रहा है, यहाँ पे रिजर्वायर Q1 हीट ले रहा है, तो डेल्टा Q इज प्लस Q1/T1। ओके, बॉडी के लिए बताओ, नीचे वाली बॉडी के लिए CLN2। लिमिट बताओ, पहले लिमिट बताओ, लिमिट कहाँ से कहाँ, 291 से 290। डेल्टा Q की जगह बताओ क्या लिखूं सर MCDT लिखते अगर C मेरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती, C तो सिर्फ हीट सॉरी कैपेसिटी है, CDT सॉरी सर CDT। तो इसका मतलब दिस विल कम आउट टू बी CLN 290/291 नेगेटिव आ जाएगा। हाँ फेयर इनफ। तो इसका मतलब इन दोनों का सम इज 0, इन दोनों का सम इज 0, मतलब Q1/T1 प्लस में C इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस CT1 ln ऑफ, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि Q1 इज प्लस CT1 ln ऑफ C is 4.2, T1 is, तुम लोग EMT का तो नहीं पढ़ रहे, सच्ची बताओ। नहीं सर। ठीक है, तो इट विल बी दिस, चलो निकालो कितना किलो जूल आ रहा है, 4.34। 300 into में ln of 291 divided by 4.3375। और Q2 कितना था, 4.2 किलो जूल। तो वर्क डन कितना होगा, 0.13, which is also close to, बोलो बच्चों समझ में आ रहा है। दोनों ही केसेस में
You were lucky to get same answer, but method number 1 is wrong. This method is correct. याद करो, आपने पिछले चैप्टर में एक ऐसा क्वेश्चन किया था, असाइनमेंट में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन डाला था जिसमें वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस गिवन था और पानी को हमको फ्रीज करना था। रेफ्रिजरेटर का एम था टू फ्रीज कुछ ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। वहां पे हमने अननोइंगली कर दिया था, हमने कहा कि चलो ये इंजन ये रेफ्रिजरेटर मिनिमम वक्त तक कंज्यूम करेगा जब ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर होगा। वहां पे फिर भी वो चल जाएगा क्योंकि पानी से हीट निकाल रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो कन्वर्ट हो रहा है टू आइस, बट स्टिल इट इज रिमेनिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है उस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस के लिए, वहां फिर भी वो चल जाएगा। बट यहाँ तो कुछ एथिकली आप गलत ही कर दे रहे हो। बात समझ में आई? दोनों मेथड में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। चलो नोट करो, फिर आगे चलते हैं। एक लास्ट टॉपिक है, 15 मिनट लगेगी। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, एंट्रोपी का लास्ट टॉपिक नहीं है। आज की क्लास के बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स रह जाएंगे जिसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। बट यस, आफ्टर टुडेस क्लास यू कैन ट्राई दीज 19 क्वेश्चंस एक्सेप्ट दीज 10 क्वेश्चन। कुछ 70 अगर हाँ 66 से ये जो क्वेश्चन था उसमें कुछ एंथैल्पी के भी क्वेश्चन थे, तो हाँ तो ट्राई करो। अगर बाई चांस नहीं होते तो देखेंगे। अब आप मतलब ट्राई कर सकते हो। मतलब वो जैसे मान लो कल का टॉपिक है seven- आज का। हाँ नहीं, वो अब आप कर सकते हो। मैंने कहा ना, अब ऐसा कोई टॉपिक बचा ही नहीं है जिसके बेसिस पे आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन ना कर पाओ एक्सेप्ट दीज क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल एंथैल्पी वाला क्वेश्चन नंबर 75। हाँ, उसको करने में आपको एक नॉलेज और रिक्वायर्ड होगी कि एंथैल्पी होती क्या है, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। बट अगर मैं तुम्हें बता दूं कि एक नॉलेज दे देता हूं, चलो अब दोबारा ट्राई करना। अज्यूम कि आपको ये पता है, आप ट्राई कर सकते हो, एक बार करके देखना। एंथैल्पी इज इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। मान लो ये पता है, अब कोशिश करना। चलो कर लो भाई। डिफरेंशियल फॉर्म में भी इक्वेशन है क्या? हाँ कुछ होती होगी डिफरेंशियल फॉर्म में। डिफरेंशियल फॉर्म में अब आपको क्या दिक्कत है? अब आप निकाल सकते हो, ये रिलेशन पता है तो आप निकाल सकते हो। बताइए ये क्या होगा? ये टीडीएस होगा। सर सर यहाँ पे अगर दोनों बॉडी होती है और फिर कहता है हीट कैपेसिटी ऑफ इंटीरियर ऑफ रेफ्रिजरेटर, अगर बाहर वाली भी बॉडी होती, अंदर वाली भी बॉडी होती, इंटीरियर का मतलब तो यूज होता है ना, इंटीरियर मतलब अंदर फूड आइटम। चलो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको इन क्वेश्चंस में उसकी बहुत बार यूज पड़ी। देखो जरा, एंड सॉर्ट ऑफ आपको आता ही है। ट्राई करना, ट्राई टू आंसर। नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल क्या करेंगे हम? आपके डाउट्स लेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साथ में आई हैव टू टीच यू 2 टॉपिक्स जो आधा घंटा लेंगे। तो आधा घंटा चाहिए मुझे कुछ आपको पढ़ाने के लिए, बाकी का 1.5 आवर you can utilize in taking your doubts. After tomorrow I'm not going to discuss any doubts from info except these questions. ये पूछ सकते हो कल की क्लास के बाद। चलो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरा ध्यान से देखो। मान लो आपको एग्जामिनर ने दे दिया सिस्टम इज आइडियल गैस। सिस्टम आइडियल गैस है तो सिस्टम की कौन सी इक्वेशन एप्लीकेबल है? PV is equal to nRT. PV is equal to मान लो ऐसा कुछ गिवन है, ध्यान से सुनना। मान लो ऐसा कुछ गिवन है कि आइडियल गैस
The initial volume is Vi, initial temperature is Ti. It is undergoing some process. Process नहीं बताया, examiner ने छुपा ली, वो information छुपा ली, process आपको बताया ही नहीं, और बोला फाइनल वॉल्यूम ये है, फाइनल टेम्परेचर ये, और पूछ दिया चेंज इन एंट्रोपी बताओ। तो पहले तो बताओ ये क्या कम इंफॉर्मेशन है, आपको प्रोसेस की जरूरत है चेंज इन एंट्रोपी निकालने के लिए, रिक्वायर्ड है आपको नहीं process? सर, नहीं। क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी तो प्रोसेस पे डिपेंड करती ही नहीं, चेंज इन एंट्रोपी प्रोसेस पे डिपेंड करती ही नहीं। आप कोई भी प्रोसेस अज्यूम कर सकते हो इन इसको और इसको कनेक्ट करता हुआ, सिर्फ आपको इनिशियल पॉइंट पता हो और फाइनल पॉइंट पता हो और आपको सिस्टम पता हो, तो आप उस सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हो। दैट इंफॉर्मेशन इज एनफ फॉर यू। कैसे निकालोगे, कौन सी इक्वेशन से शुरू करोगे? इंटीग्रेशन You will start with combined form of first and second law of thermodynamics. जब तक बोला ना जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, बाय डिफॉल्ट dn इज 0। आइडियल गैस के लिए du ncv/dt, तो ds क्या हो गया? ncv/t plus v/t/dv। अभी भी देखो ये इंटीग्रेबल नहीं है, मतलब कि मुझे चाहिए ds इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, प्रेशर दिख रहा है, क्या करूं? nRT/v रख देते हैं। NR/V आ जाएगा। इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी आपका आ गया चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन वॉल्यूम के टर्म्स में। अगर कोई पूछे एग्जैक्ट वैल्यू बता दो कितना एंट्रोपी चेंज हो रहा है, कितने से चेंज हो रहा है, इंटीग्रेट कर दोगे। बताओ कितना आ रहा है चेंज इन एंट्रोपी? ln/Ti plus nr ln/Vi। नोट करो इसको, आगे चलते हैं। ये था केस 1। बोलो। सर क्वेश्चंस में एक ब्लैक होल वाला क्वेश्चन था, तो उसको मैं सोच रही थी डायमेंशनल एनालिसिस से बनाने का, तो फिर वो ऑप्शन से ऐसे मैच कर करके बनाना पड़ रहा है, उससे थर्मो वाला ऐसा हो तो सकता नहीं हो पा है, रहा। बिल्कुल हो सकता है। वो ऐसे क्वेश्चन एक दो आ सकते हैं जिसमें बनेगा ही नहीं अनटिल और अनलेस उसमें आप डायमेंशन लगाओ, वो सिर्फ डायमेंशन से ही बनेगा। है ऐसा क्वेश्चन, मुझे याद सर है। तो आपने ऐसे एंट्रोपी में दिया है, तो उसको समझ नहीं आया मुझे कि मैं और कैसे डील करूं। हाँ, एक्चुअली वो एंट्रोपी में इसलिए डाला गया है कि वो एंट्रोपी से थोड़ा रिलेटेड है, बट वो निकलेगा ही नहीं किसी भी कंसेप्ट से। वो निकलेगा ही सिर्फ एंट्रोपी वो डायमेंशन मान के। गुड, वो निकल ही नहीं पा रहा। तुम देखो, तुम अगर कोई मेथड हाँ निकाल सर मैंने कोशिश की थी सर, पर मुझे समझ नहीं आया और कोई तरीका। हाँ, करते हैं उसको डिस्कस। मुझे भी आज तक तो यही लगता है कि उसका सिर्फ डायमेंशन से ही देख पाओगे। चलो, अब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा इनिशियल वॉल्यूम टेम्परेचर और फाइनल वॉल्यूम टेम्परेचर गिवन है। ऐसा केस भी तो हो सकता है, केस नंबर 2, कि सिस्टम तो आइडियल गैस ही है बट आपको इनिशियल प्रेशर इनिशियल टेम्परेचर गिवन हो, प्रोसेस नहीं बताया, फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर गिवन, और पूछा चेंज इन एंट्रोपी क्या। तो कैसे करोगे? एक मेथड तो ये है कि PI/TI से आप VI निकाल लो, PF/TF से आप VF निकाल लो, सेम प्रोसीड कर जाओ। बोलो, है ना? दूसरा मेथड, ठीक है, दूसरा मेथड है कि कंडीशन रख दी कि नहीं, ऐसे नहीं करना, तुम्हें चेंज इन एंट्रोपी को DP और DT की फॉर्म में निकालना ही है। तो कैसे करोगे जरा देखो, ये स्टेप्स आप बार-बार। गुड, अगर पहले से ही सोच पा रहे हो तो आई एम वेरी हैप्पी। देखो जरा, अभी देखो, यहाँ पे DS है, मुझे राइट हैंड साइड में DT और DV नहीं देखना, मुझे DT और DP देखना है। कुछ कर सकते हो जिससे वॉल्यूम हट जाए, DP आ जाए, DV हट जाए, DP आ जाए।
PDV की जगह VDP minus NRDT लिखते PDV इक्वल टू NRT, वेरी गुड। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो आइडियल गैस इक्वेशन को। इसका मतलब PDV विल बी, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर NCP minus NRDT। very good, TDS would be equal to NCV dt NR dt. These two terms will combine to give, so therefore DS would be, अभी भी बात नहीं बनी, यहाँ तो T दिखने लगा, यहाँ P नहीं दिख रहा, V by T की जगह NR by T। बहुत बढ़िया। ये तो है DS, मतलब ये है एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन डिफरेंशियल फॉर्म। कोई पूछे आपसे व्हाट इज एग्जैक्ट चेंज इन एंट्रोपी, इंटीग्रेट। क्या आप इस रिलेशन से इस रिलेशन पर डायरेक्ट जा सकते हो? यस सर, दोनों को ऐड अप, उसमें V को रिप्लेस कर दो सर। कैसे? VF by VI को किससे रिप्लेस किया जा सकता है? PI by PF कर सकते हैं सर। क्या इसको PF by NRTF इनटू में PI by NRTI लिख सकते हैं, VF और VI को? देखो सब लोग, VF क्या होता है? VF is PF by NRTF। VI क्या होता है? TI by NRTI। आइडियल गैस इक्वेशन लगा दी मैंने। इनवर्स रिलेशन लिखेंगे ना सर इसमें? सर मतलब उल्टा लिखा है शायद हमने सर, NRTF by PF होगा ना, VF is। अच्छा हाँ ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। VF is, सही बोल रहा है, NRTF by में PF और ये होगा NRTI by में PI। NR कट गया, so this is TF by में TI इंटू में PI by में PF। इसको यहाँ पुट कर दो, फिर दोनों टर्म्स को अलग अलग लिखो, ऐड करो, यही आ जाएगा। देख पा रहे हो आप लोग कि दिस इज दिस ओनली? बोलो करके देखना। सर ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन किया है सर, अभी 29 या 30 करके कोई क्वेश्चन था सर, सेम ही था ऐसे। होगा, मतलब मुझे याद नहीं है, हो सकता है। चलो अभी देखो केस नंबर 3 देखो। अब आपको पता है एक केस और हो सकता है। क्या है वो केस? कि आपको प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, प्रोसेस नहीं बताया और PF VF गिवन है, पूछ दिया चेंज इन एंट्रोपी। ऑब्वियसली आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो, इनको कन्वर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ PF VF, दैट इज व्हाट यू कैन ऑलवेज डू, बट राइट नाउ आई एम फॉलोइंग द जनरल मेथड। व्हाई? बिकॉज दीज स्टेप्स आर रिक्वायर्ड इन मेनी क्वेश्चंस। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये स्टेप्स आपको कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। सो देयरफॉर you have to be thorough with each method. So therefore देखो जरा, combined form of first and second law of thermodynamics लिखो दोबारा से। du क्या होता है? NCV dt। अब देखो मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? dv से कोई दिक्कत नहीं है, dt को हटाना है। कुछ करके dt को हटाओ और dp और dv लाओ। dt की जगह PdV plus VdP upon NR फिर से आइडियल गैस इक्वेशन को पहले डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो। क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म? PdV प्लस VdP इक्वल टू NRDT। इसका मतलब n इंटू में dt किसके बराबर होगा? PdV प्लस में VdP बाय में R। इसको यहाँ पुट कर दो। तुम लोग EMT तो नहीं पढ़ रहे? क्या बन जाएगा? देखो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड इज TDS। राइट हैंड साइड में देखो CV बचा रह जाएगा, n इंटू में dt की जगह PdV प्लस VdP बाय R। वेरी गुड। और ये PdV। अब जरा देखो इसको और इसको कंबाइन करूंगा तो क्या आएगा, बता सकते हो? इसको और इसको कंबाइन करूंगा तो सोचकर बताओ क्या आएगा? सर CP PdV। वेरी गुड, वेरी गुड, CP बाय R। और दूसरी टर्म क्या होगी? CV बाय R।
राइट, T से डिवाइड कर दो, सो ds क्या आ गया? बता सकते हो ये क्या होता है? P/RT और V/RT। NR/V होता है P/RT और V/T N by R V, होता है N by V, N by V, N by V. P/RT is N by V. P/RT is N by V. और ये क्या होता है? V/RT. N/P. So therefore ds comes out to be this. अगर कोई पूछे व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी, तो इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा NCP ln ऑफ VF/VI प्लस में NCV ln ऑफ. So now students you can study EMT. Bye bye, take care. Tomorrow we are going to take your doubts. हाँ लिख लो इसको. Tomorrow we are going to take your doubts from these 90 questions, leaving these 11 questions. ये चैप्टर खत्म हो गया? नो, कल की क्लास में कुछ पढ़ना है, थोड़ा बहुत 1-2 टॉपिक और पढ़ने हैं, देन इट विल बी फिनिश्ड. सर मेरा क्वेश्चन जो था, हाँ बताओ क्या था? सर वही रिवर्सिबल प्रोसेसेस एक से ज्यादा प्लॉट कर दो ग्राफ पे, और लाइन इंटीग्रल जो क्वेश्चन था जो आपने कहा. रिवर्सिबल प्रोसेस एक से ज्यादा किन्हीं दो सेम पॉइंट को बनाते हुए बनाई नहीं जा सकती. नो टू प्रोसेस मतलब नो टू डिफरेंट प्रोसेसेस और दैट टू रिवर्सिबल कनेक्टिंग द सेम टू इनिशियल एंड फाइनल स्टेट कैन बी ड्रॉन. ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट? ये पॉसिबल सिर्फ एक ही केस में है, जब दोनों प्रोसेसेस की डायरेक्शन उल्टी हो. बात समझ आ रही है? सर पर आपने रीजन नहीं बताया. देखो हाँ मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ. यहां से जाना है, यहां तक पहुंचना है, रिवर्सिबल पाथ के थ्रू गए, ठीक है? क्या इस दुनिया में कोई और ऐसा रिवर्सिबल पाथ बनाना पॉसिबल है कि I से F ही जाएं और वो भी रिवर्सिबल हो? आंसर इज नो. व्हाई? रीजन इसी चीज में छुपा है कि अगर मान लो मैं इस पाथ के अलोंग ये इंटीग्रल निकालूं, और क्योंकि ये रिवर्सिबल है तो ये किसके बराबर होगा? चेंज इन एंट्रोपी के. अगर मैं इस पाथ के अलोंग भी ये इंटीग्रल निकालूं, और क्योंकि आपने ये भी रिवर्सिबल मान लिया, तो ये भी किसके बराबर होगा? चेंज इन एंट्रोपी के. कोई भी दो पाथ्स के अलोंग क्या लाइन इंटीग्रल सेम हो सकता है? नहीं हो सकता. तो फिर एंट्रोपी सेम नहीं होगी, तो आपने एंट्रोपी का कंसेप्ट ही बदल दिया. अब मान लो I से F को कनेक्ट करते हुए मैं ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस बना दूं, तो ये पॉसिबल है. दिस इज पॉसिबल क्योंकि इस केस में दिस लाइन इंटीग्रल इज गोइंग टू गिव यू एंट्रोपी चेंज जो कि पहले प्रोसेस के एग्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट इन साइन होगा, जिसकी वजह से नेट चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग दिस साइक्लिक प्रोसेस विल कम आउट टू बी 0. इसके ऊपर फिर से सोचना. ओके सर. चलो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैं एंड कर रहा हूँ. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू सर.